नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इजरायली इकोनॉमी मिनिस्टर निर बरकत भारत के दौरे पर आए हुए हैं। G20 की एक बैठक में शामिल होने के दौरान उन्होंने भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पर लिए गए स्टैंड की काफी सराहना की। निर बरकत ने कहा कि भारत आतंक के खिलाफ हमेशा से मुखर रहा है, ये एक वैश्विक चुनौती है। बरकत ने कहा कि भारत के साथ इजरायल मिलकर इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए काम करता रहेगा, ताकि दोनों देशों के साथ दुनिया में शांति बनी रहे। आतंकवाद एक इजराइल की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक चुनौती है। हम इस मामले पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया में शांति बहाल करना है। इजरायली मिनिस्टर निर बरकत ने ईरान पर हमला बोलते हुए कहा कि ईरान आतंकवादियों की सहायता से देश की सामान्य स्थिति को बिगाड़ना चाहता है, ताकि दुनिया के नक्शे से हमें मिटाया जा सके। Interestingly enough, Israel's unfortunately in the cutting edge of counterterrorism. And as you well understand, terror is not just an Israeli challenge, it's a global challenge. We knew we're working together with India how to make a better world, how to have better agriculture, food, water, health, how to use technology to have a better world. वहीं सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार विभिन्न देशों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और UAE जैसे 4 देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही नेताओं ने भारत को जमीनी स्तर पर जरूरी समर्थन का भरोसा दिलाया है। अमेरिका में भारत के राजदूत और लंदन में भारतीय उच्चायुक्त भी इन देशों के संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इसके साथ ही सूडान में पर्याप्त मौजूदगी रखने वाले संयुक्त राष्ट्र के साथ भी भारत लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाद तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए मंगलवार को नेपाल के महाराजगंज स्थित नामी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि स्थिति ना सुधरने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। बताया गया है कि पौडेल की जांच में उनके फेफड़ों में संक्रमण की बात सामने आई है। बता दें कि राष्ट्रपति पौडेल 1 महीने के भीतर दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। आज यानी 19 अप्रैल को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मेगा रोड शो में किच्चा सुदीप भी दिखाई दिए। सीएम बसवराज ने नामांकन भरने से पहले ये रोड शो शिग्गांव में निकाला। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है। मैं यहां सभी के विकास के लिए मतदान करने की अपील करता हूं। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपी शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को आज सुबह पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज कोर्ट लाया गया। प्रयागराज पुलिस तीनों शूटर्स को ले जाने के लिए सुबह प्रतापगढ़ जेल पहुंची थी। आज तीनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड मांग चुकी है। शूटर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा।
इन सभी को सोमवार को नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ जेल में दाखिल कराया गया था। अतीक और अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में तब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब उन्हें मेडिकल के लिए मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल यानी कॉल्विन अस्पताल लाया गया था। बता दें कि 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को गोली मारने वाले तीनों हमलावरों को सोमवार को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उधर मध्य प्रदेश सरकार जल्दी ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाएगी। एमपी में जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के नियम होंगे। अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार नया कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 1876 के तहत ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन जुए के अपराध को रोकने और ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कई प्रावधान शामिल किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होती है, जो बड़ी समस्या बन गई है, उसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि ऐसे अपराधियों को भी हम दंडित कर सकें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि मिशनरी से ज्यादा सेवा हिंदू संत करते हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए। भागवत ने कहा कि हमें समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करना है और समृद्धि लानी है। भागवत नरसिंह मंदिर में जगत गुरु श्याम देवाचार्य महाराज की प्रतिमा के अनावरण सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जबलपुर में थे। यहां उन्होंने कहा कि आजकल मिशनरी का वर्चस्व है, लेकिन हमारे संत उनसे ज्यादा सेवा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है, बल्कि मैं सच कह रहा हूं। दुनिया की महाशक्तियां दूसरे को निमित्त बनाकर उसके आड़ से युद्ध करने में जुटी, तब हमने क्या किया? युद्ध पीड़ितों को राहत दी, उनको कहा कि झगड़ा मत करो, ये युद्ध के जमाना नहीं है, आप युद्ध मत करो। उनके दबाव आए, हम इस पक्ष में या उस पक्ष में हो जाए, हम नहीं झुके। ये भारतवर्ष का स्वभाव है, ये धर्म का स्वभाव है। आज हम ही क्या, सारी दुनिया कह रही है कि भारत आने वाले दिनों की महाशक्ति है। हम किसी को जीतेंगे नहीं, किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। और इसलिए महाशक्ति यह शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता। भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है। दुनिया में हमारी शक्ति क्या करेगी? दूसरों को पीड़ित नहीं करेगी, वो दुर्बलों की रक्षा करेगी, सबको धर्म देगी, सबको मतांतरित नहीं करेगी। उधर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 7,633 केसेस मिले थे, यानी पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38% केसेस बढ़े हैं। महामारी से देश भर में पिछले 24 घंटों में 38 लोगों की जान जा चुकी है। इससे एक दिन पहले कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई थी। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे संक्रमित राज्य बने हुए हैं। जहां केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2041 मामले सामने आए, तो दिल्ली में 1,537 और महाराष्ट्र में 949 नए केसेस मिले हैं। वहीं कर्नाटक में 379, तमिलनाडु में 527 और यूपी में 818 मामले कोरोना के सामने आए हैं। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। इसके चलते यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 4 धाम यात्रा की सारी तैयारियां हो गई हैं। अंतिम दिन तक हम लगातार इस कोशिश में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। वहीं मुख्य सचिव एसएस संधू का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया है। पिछले साल ही तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस साल भी अच्छी तैयारियां हैं। अभी जिलों के विभागों की टीमों ने अच्छी मेहनत की है। कई नई चीजों का अरेंजमेंट किया गया है जो यात्रा के दौरान देखने को मिल जाएंगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। राज्य के कई इलाकों में मंगलवार से भारी हिमपात हो रहा है। आज बुधवार को भी ताजा बर्फबारी देखने को मिली। मनाली में रोहतांग सुरंग के आसपास के इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियां सफेद चादर से ढक गई हैं। रोहतांग टनल के पास बर्फबारी के बाद सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों पर एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।